बॉडी पे, उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिक चैलेंज एक तरह से क्रिएट हो जाता है। दूसरा, सर्जरी के दो इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि कैटाकोलामिन रिलीज़ होते हैं, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन वगैरह रिलीज़ होते हैं। दूसरा, सर्जरी से जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, जिसको अपन कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑफ सर्जरी हो जाती है। इस दोनों इफ़ेक्ट की वजह से जो इवन वेल कंट्रोल डायबिटिक हैं उनके अंदर भी शुगर लेवल बढ़ जाता है, कीटोएसिडोसिस में जाने का रिस्क रहता है कंट्रोल डायबिटीज़ के अंदर। और पूरली कंट्रोल डायबिटिक हैं उनके अंदर तो जो मेटाबॉलिक फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसलिए सर्जरी के अंदर अपने को डायबिटीज़ मेलाइटिस का खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि सर्जरी का जो स्ट्रेस है वो शुगर को इंक्रीज़ करेगा। फिर ये इफ़ेक्ट डिपेंड करता है सर्जरी मेजर है या माइनर है। मेजर सर्जरी का नेचुरली ज़्यादा इफ़ेक्ट होएगा, माइनर का इफ़ेक्ट कम होएगा। अब क्या है, जो अपने पास पेशेंट मोस्टली आते हैं क्रोनिक डायबिटिक वाले पेशेंट, क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया होता है, इनके अंदर ऑलरेडी 5 साल से 10 साल से शुगर है। उनके अंदर अपने को पीएससी में मेनली तो सीवीएस, सीएनएस, किडनी, इनको चेक करना पड़ेगा। इन पेशेंट के अंदर एसोसिएटेड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की हिस्ट्री, सीएचएफ में भी हो सकते हैं इवन ये पेशेंट, हाइपरटेंशन, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ हो सकती है, या सीवीए के भी चांसेस हो सकते हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर के चांसेस होते हैं, इन्फेक्शन से मोर प्रोन होते हैं, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी वगैरह के चांसेस होते हैं। तो अपने को पीएससी में इन इफ़ेक्ट्स को देखना है और उनको ऑप्टिमाइज़ करना है बिफोर सर्जरी से पहले। सीवीएस, सीएनएस, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, किडनी और इन्फेक्शन को चेक करना है। कई बार क्रोनिक ना हो, अगर एक्यूट डायबिटीज 4-5 दिनों की हिस्ट्री है तो इसके इफ़ेक्ट भी डेंजरस होते हैं। अपने को कोशिश करना चाहिए कि शुड स्टेबलाइज एंड देन टेक फॉर सर्जरी। अब कहता है जो डायबिटीज़ मेलाइटस चाहे एक्यूट हो या क्रोनिक हो, इसके वजह से जो कोरोनरी कोलेट्रल ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, कोरोनरी वेजोडाइलेटर रिजर्व कम हो जाता है, कोरोनरी माइक्रो सर्कुलेशन कम हो जाती है, एंडोथेलियल डिसफंक्शन होने से जो एस्चीमिया और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के चांसेस होते हैं। अगर एक्यूट भी है डायबिटीज़ तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन, वूंड हीलिंग कम हो जाएगी, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, वर्सनिंग सीएनएस का केस है, न्यूरोसर्जरी का, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, तो उसके अंदर भी इस्चीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा एक्यूट डायबिट हाइपरग्लाइसीमिया से हाइपर विस्कोसिटी हो जाती है ब्लड की, जिससे थ्रोम्बोजेनेसिस ज़्यादा हो जाता है, डीआईसी में के चांसेस भी हो जाते हैं। फिर एक एक्यूट हाइपरग्लाइसीमिया से इन्फेक्शन क्यों बढ़ जाता है, वुंड हीलिंग क्यों कम हो जाती है? इसका रीज़न ये है कि एक तो न्यूट्रोफिल की काउंट कम हो जाती है, उनका फंक्शन भी कम हो जाता है डायबिटीज़ की वजह से। कीमोटैक्सिस, फैगोसाइटोसिस जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो कम हो जाती हैं, कैपिलरी वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, और टेंसाइल वुंड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और फाइब्रोस ब्लास्ट और कोलेजन जो टिश्यू है वो कम हो जाते हैं, अडीमा बढ़ जाता है। इसकी वजह से वुंड हीलिंग कम हो जाती है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर अपन ब्लड शुगर का टाइट कंट्रोल रखेंगे इन द पेरीपेरेटिव पीरियड, तो एक्यूट और क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनसे अपन बच सकते हैं। फिर पेशेंट आपके लिए पीएससी के लिए आ गया डायबिटिक पेशेंट, तो आपने मेनली 4 सिस्टम चेक करने हैं: सीवीएस, रीनल, सीएनएस, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है जी, 4 सिस्टम पे हमने मेन जोर देना है, सीवीएस, सीएनएस, रीनल और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम।
सीवीएस के अंदर क्या है कि मायोकार्डियल इस्चीमिया या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए अपने को इसका मेन डर रखना है दिमाग में कि ये पेशेंट इस्चीमिया या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन साइलेंट इस्चीमिया के अंदर जा सकता है। अगर पेशेंट को ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है, काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है कि उससे ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होगी, तो उसको साइलेंट एमआई भी हो सकता है। और अपने कोशिश करनी है कि पेशेंट मेजर सर्जरी से है, शुगर का पेशेंट है और कार्डिक रिस्क फैक्टर 2 या उससे ज़्यादा प्रेजेंट है, तो गो फॉर टीएमटी, उसकी टीएमटी करवाओ। ठीक है जी। और अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आपको लग रही है कि है पेशेंट को, तो बीटा ब्लॉकर्स दे देने चाहिए जो उसके काफ़ी प्रोटेक्शन करते हैं। फिर दूसरा है कि अगर रीनल सिस्टम को चेक करना है, रीनल सिस्टम के लिए हो सके तो अपने को बीपी ज़्यादा है उसको ज़रूर कंट्रोल करना है, क्योंकि एसी इनहिबिटर्स बेटर होते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस विद हाइपरटेंशन है तो एसी इनहिबिटर्स आर बेटर। फिर रीनल की प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर हाइड्रेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। नेफ्रोटॉक्सिन एजेंट हैं वो नहीं यूज़ करने, और जो रीनल ब्लड फ्लो को मेंटेन रखना है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना। तीसरा है सीएनएस। सीएनएस के अंदर आपने चेक करना है कि ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी तो नहीं है पेशेंट को। क्यों? इसकी वजह से पेरीऑपरेटिव आप डिसरिथमिया फेस करने पड़ सकते हैं, और इसकी वजह से इंट्राऑपरेटिव हाइपोटेंशन भी हो सकती है, और गैस्ट्रोपैरेसिस भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका एस्पिरेशन का रिस्क रहेगा। और जो अगर हाइपोग्लाइसीमिया कम भी हो गया तो पता नहीं लगेगा ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी वाले पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया की अनअवेयरनेस होएगी। चौथा सिस्टम है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डायबिटीज़ की वजह से लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी हो जाती है। जॉइंट मोबिलिटी क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स हो जाती हैं, और अब नॉर्मल क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोलेजन की वजह से नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन होने से नेक की एक तो मूवमेंट कम हो जाएगी, दूसरी इन पेशेंट के अंदर फर्म नॉन पिटिंग बुड्डी एडिमा ऑफ द पोस्टीरियर नेक एंड अपर बैक, जिसको स्क्लीरियडीमा ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, इससे क्या नेक और बैक का हो जाता है, जिससे कि मूवमेंट कम हो जाएगी और डिफ़िकल्ट इंटूबेशन हो जाएगा। फिर है कि मैनेजमेंट ऑफ इंसुलिन इन द पेरीफ्रेटिव पीरियड। इंसुलिन पे है, इसको आप कैसे मैनेज करोगे? पेशेंट जो इंसुलिन ले रहा है, इसका डिपेंड करेगा कि कौन सी इंसुलिन ले रहा है और किस टाइम पे ले रहा है। अगर पेशेंट सबक्यूटेनियस इंसुलिन ले रहा है रोज़ बेड टाइम पे, तो आपने सर्जरी से पहले एक रात पहले जो एनपीएच और रेगुलर इंसुलिन है उसकी डोज को 2/3 कर देना। मतलब एनपीएच अगर 30 यूनिट ले रहा है तो 20 यूनिट्स ही देने हैं, और रेगुलर इंसुलिन जितनी ले रहा है उतनी दे दो, उसकी डोज को 2/3 कर देना। और मॉर्निंग डोज में जो एनपीएच ले रहा है उसकी डोज हाफ देनी है, और रेगुलर इंसुलिन नहीं देना। नाइट बिफोर सर्जरी एनपीएच की डोज तो 2/3 कर देनी है, और सुबह जो आपने रेगुलर रूटीन में ले रहा है उसकी हाफ डोज देनी है, और रेगुलर इंसुलिन नहीं देनी नाइट बिफोर सर्जरी ऑन द डे ऑफ सर्जरी। तो साथ में बिफोर सर्जरी प्री ऑपरेटिवली आपने 5% डेक्सट्रोज विद हाफ स्ट्रेंथ नॉर्मल सलाइन 100 ml पर आवर के हिसाब से मॉर्निंग में सेट कर देना। अगर पेशेंट पंप पे है, इंसुलिन पंप पे है, तो ओवरनाइट रेट जो है वो 30% डिक्रीज़ कर देना, ताकि पेशेंट जो 70% ऑफ द बेसल रेट लेता रहे। ऑन द मॉर्निंग पंप को आप या तो बेसल रेट पे कंटिन्यू रख सकते हैं, या फिर पंप को डिसकंटिन्यू बंद कर दो तो रिप्लेस विद आईवी
रेगुलर इंसुलिन की कंटिन्यूस ड्रिप स्टार्ट कर दो। जहाँ तीसरा अल्टरनेटिव है ग्लार्जिन सबकुटेनियस लॉन्ग एक्टिंग है, वो दे दो और इसके घंटे 1.5 घंटे बाद पंप को बंद कर दो। अगर पेशेंट सपोज करो ग्लार्जिन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्लस लिस्प्रो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन ले रहा है, जहाँ अस्पार्ट ले रहा है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, तो फिर आप क्या करोगे? तो ग्लार्जिन की डोज है वो 2/3 कर दो और लिस्प्रो और अस्पार्ट की डोज है बिफोर सर्जरी वो सेम ही रहती है और मॉर्निंग डोज नहीं देनी। Patient should take 2/3 of the Glargine dose and the entire Lispro or Spart dose the night before surgery and hold all morning doses। और अगर पेशेंट ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट ले रहा है तो इनको डिसकंटिन्यू कर दो 24 to 48 आवर प्री ऑपरेटिवली, 24-48 घंटे पहले प्री ऑपरेटिवली बंद कर दो। Sulfonyl ureas should also be avoided during the entire perioperative period since they block myocardial potassium ATP channel। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक मतलब सल्फोनाइल यूरियाज 24 से 48 घंटे पहले तो बंद करने ही करने हैं, पेरियोपेरेटिव पीरियड्स भी यूज़ नहीं करने, क्योंकि वह जे मायोकार्डियल पोटाशियम ATP चैनल ਨੂੰ ब्लॉक कर देंगे which are responsible for ischemia and anesthetic induced preconditioning। फिर कहता अगर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है वेल कंट्रोल्ड है तो माइनर सर्जरी के लिए कोई इंसुलिन देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर पुअरली कंट्रोल्ड है या टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है या ऑल डायबिटीज़ मेलाइटिस विद मेजर सर्जरी है तो उनके अंदर इंसुलिन देनी है आपको। अगर मेजर सर्जरी या ब्लड शुगर मोर देन 270 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है प्री ऑपरेटिवली तो सर्जरी शुड बी डिलेड ताकि IV से अपन कंट्रोल कर ले। अगर मोर देन 400 मिलीग्राम डेसीलीटर सर्जरी पोस्टपोन कर दो तो रीस्टेबलाइज द ब्लड शुगर लेवल। Signs and symptoms। The intraoperative management of हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटीज़ मेलाइटिस। इंट्राऑपरेटिव मैनेजमेंट दे अंदर अपने अग्रेसिवली हाइपरग्लाइसीमिया ट्रीट करना है। तो इसलिए 2 गोल है अपने, एक तो भी हाइपरग्लाइसीमिया ਨੂੰ मिनिमाइज करना है और दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया ਨੂੰ अवॉइड करना है। पेशेंट अगर पहले सबकुटेनियस इंसुलिन ले रहा है और फास्टिंग ब्लड शुगर 200 से 200-250 से ज़्यादा है तो आप सबकुटेनियस इंसुलिन बंद कर दें और उसकी जगह कंटिन्यूस IV इन्फ्यूज़न इंसुलिन दी शुरू करनी है 2 आवर्स बिफोर सर्जरी। इंट्राऑपरेटिव अपना ये मतलब मेंटेन करना अपने को ब्लड ग्लूकोज लेवल 120 to 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में मेंटेन करना है। अगर मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होएगा ब्लड शुगर लेवल तो इससे ग्लाइकोजूरिया डिहाइड्रेशन होएगी और वुंड हीलिंग जो प्रॉपरली नहीं होएगी। इसके लिए अपने को जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो 120 to 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में रखना है। और एक बात याद रखनी है कि 1 यूनिट इंसुलिन जो हो ग्लूकोज के लेवल को बाय 25 to 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कम करती है 1 यूनिट ग्लूकोज देने से। फिर जो पेशेंट टोटल डेली इंसुलिन ले रहा है उसको पर डे उसको 24 आवर से डिवाइड कर दो और ये आपकी आवरली कंटिन्यूस IV इंसुलिन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। 24 आवर से डिवाइड करके 1 घंटे में कितनी इंसुलिन है वो आ जाएगी। यूजली के अंदर नॉर्मल पेशेंट के अंदर इंसुलिन फ्यूजन है जो 0.02 यूनिट पर kg पर आवर देने हैं। 0.02 यूनिट पर kg पर आवर, इनके मतलब 70 kg पेशेंट है तो उसके अंदर 1.4 यूनिट्स पर आवर देने हैं। इसके लिए आप 100 यूनिट इंसुलिन रेगुलर इंसुलिन लेके 100 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर मिक्स कर दो।
इस तरह 1 यूनिट पर ml की ड्रिप तैयार हो जाएगी और इसको 0.02 यूनिट पर केजी पर आवर के हिसाब से पेशेंट में सेट कर सकते हैं। पर कहता जेडे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी वाले पेशेंट हैं उनके अंदर ये डोज बढ़ा के 0.06 यूनिट पर केजी पर आवर देने हैं। एंड पेशेंट ऑन स्टीरॉयड या पेशेंट विद सीवियर इन्फेक्शन या पेशेंट विद हाइपर एलिमेंटेशन और बैसो प्रेसर इन्फ्यूजन है उन्होंने अंदर 0.04 यूनिट पर केजी पर आवर के हिसाब नाल देनी है। तो मॉनीटर ब्लड शुगर लेवल जो आवरली चेक कर लें नॉर्मल पेशेंट के अंदर, हाफ आवरली इन CABG और पेशेंट विद हायर ग्लूकोज रिक्वायरमेंट उन्होंने अंदर हाफ आवरली चेक करना। यूरिन ग्लूकोज लेवल रिलायबल नहीं होता, बट यूरिन को आप कीटोन चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ब्लड शुगर इज़ मोर दैन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दूसरी के अंदर सेकंड इन्फ्यूज़न तुसी लगानी है D5 हाफ नॉर्मल सलाइन प्लस 20 मिली इक्विवेलेंट ऑफ पोटाशियम क्लोराइड ऐड करके जी 100 to 150 ml पर आवर देनी है कि दिस ड्रिप विल प्रोवाइड 150 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर डे टू इनहिबिट हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। इसका ये बेनिफिट होगा। अगर ब्लड शुगर लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो D5 हाफ NS वाली जो है बॉटल वो 150 ml पर आवर देनी है। अगर ब्लड शुगर लेवल 100 to 150 तक है तो वो D5 NS वाली ड्रिप 75 ml पर देनी है। अगर 151 to 200 तक है ब्लड शुगर लेवल तो D5 NS 50 ml पर आवर देना है। अगर ब्लड शुगर मोर देन 200 मिलीग्राम डेसीलीटर है तो वो बस KVO रेट पे देनी है, मतलब कीप वेन ओपन रेट मेंटेनेंस रेट पे देनी है। तो इसके लिए यही है कि ब्लड ग्लूकोज का गोल डिसाइड कर लो 120 to 180, फिर स्टैंडर्ड ड्रिप तैयार कर लो। रेगुलर इंसुलिन 100 यूनिट 100 ml 0.9% NaCl बाय इन्फ्यूजन डिवाइस है। बोलस डोज देनी है रेगुलर इंसुलिन 0.1 यूनिट पर केजी के हिसाब से। इसके बाद लॉगरिथम 1 है जो कि 0.02 यूनिट पर केजी पर आवर के हिसाब से देनी है। और लॉगरिथम 2 जो CABG ऑर्गन ट्रांसप्लांट आइलेट सेल ट्रांसप्लांट या पेशेंट रिसीविंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बेजोप्रेसर और डायबिटिक रिसीविंग मोर देन 80 यूनिट पर डे ऑफ इंसुलिन उनके अंदर लॉगरिथम 2 देनी है। लॉगरिथम 1 है भी लेस देन ब्लड ग्लूकोज 70 है तो इंसुलिन देनी नहीं है। अगर 70 से 110 है तो 0.2 यूनिट पर आवर के हिसाब से देनी है। और अगर 70 से 110 तक 0.2 यूनिट पर आवर देनी है। 110 से 120 तक 0.5 यूनिट पर आवर देनी है। और 120 से 150 तक 1 यूनिट पर आवर। 150 से 180 1.5 यूनिट पर आवर। 180 से 210 तक 2 यूनिट पर आवर। 210 से 240 तक 2 यूनिट पर आवर। 240 से 270 3 यूनिट पर आवर। 270 से 300 3 यूनिट पर आवर। 300 से 330 तक 4 यूनिट पर आवर। 330 से 360 तक 4 यूनिट पर आवर। मोर देन 360 है तो 6 यूनिट पर आवर देने। लॉगरिथम 2 है ब्लड ग्लूकोज अगर लेस देन 60 है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। लेस देन 70 है तो नहीं देनी। 70 से 110 तक 0.5। 110 से 120 1 यूनिट पर आवर। 120 से 150 1.5 यूनिट पर आवर। 150 to 180 2 यूनिट पर आवर। 180 to 210 3 यूनिट पर आवर। 210 से 240 4 यूनिट पर आवर।
240 से 270 5 यूनिट पर आवर, 270 से 300 6 यूनिट पर आवर, 300 से 330 तक 7 यूनिट पर आवर, 330 से 360 8 यूनिट पर आवर, more than 360 है तो 12 यूनिट पर आवर। पेशेंट मॉनिटरिंग है, we check capillary blood glucose every hour until it is within cold range for 4 hours, then decrease to every 2 hours for 4 hours, and if it remains at cold may decrease to every 4 hours. Treatment of hypoglycemia, blood glucose less than 60 million deciliter. Discontinue insulin drip and give D50 water IV. Patient conscious है तो 25 ml, patient unconscious 50 ml. Recheck blood glucose every 20 minutes and repeat 25 minutes of D50 water IV if less than 60 mg per deciliter. Restart drip once blood glucose is more than 70 ml for 2 checks. Restart drip with lower logarithm. IV fluid, most patients will need 5 to 10 gram glucose per hour. D5W or D5 half normal standard 100 to 200 ml per hour equivalent. Management of anesthesia.